नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण लेकिन परीक्षोपयोगी प्रश्नों पर। अब तक आप लोग मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में बहुत सारी बातों को पढ़ चुके हैं। आज अपने आप को, अपनी तैयारी को आकलन करने का मौका है। आज हम सामान्य मनोविज्ञान से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे मित्रों, जो अक्सर और बार बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम केवल प्रश्न और उत्तर की चर्चा ही नहीं करेंगे, उन प्रश्नों से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, जो कंफ्यूजन है, उनकी भी चर्चा करेंगे। साथ के साथ उनके जो उत्तर है उनकी भी व्याख्या सहित वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा ये सेशन है मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर। आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर एक प्रश्न आता रहेगा। प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, 4 ऑप्शन होंगे और आपको फटाक से कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और इससे आप अपने आप का भी आकलन कर लेंगे, आप अपनी तैयारी का भी आकलन कर लेंगे और आप अपनी मेमोरी को भी आंक सकते हैं कि आपने जो कुछ भी अब तक पढ़ा है आपको कितना याद है और आपकी मानसिक क्षमता कितनी है। आइए चर्चा करें मनोविज्ञान, लेकिन ध्यान रखें केवल सामान्य मनोविज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न यह कहता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपको बताना है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए लैटिन भाषा, ऑप्शन बी यूनानी भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी अरबी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी और अरबी। यह प्रश्न कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, कुछ सेकंडों के अंदर ही आपको उत्तर देना है। और अब मैं बता दूं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा के शब्द से। ध्यान रखें मित्रों, जब भी शब्द आता है यूनानी, इसके स्थान पर ग्रीक शब्द भी आ सकता है, क्योंकि ग्रीक और यूनानी एक ही बात है। और आप ये बात पढ़ चुके हैं कि साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लॉगस। साइके का मतलब होता है आत्मा, या साइके की स्थान पर साइकी भी हो सकता है, ध्यान रखना है। और लॉगस का अर्थ होता है विज्ञान। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ बनता है आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। तो इसकी उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के शब्द से। परंतु ध्यान रखना है मित्रों, परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आ चुका है जब ऑप्शन में यूनानी शब्द नहीं था, ग्रीक भाषा नहीं मिलेगा। तो अगर यूनानी या ग्रीक नहीं हो तो ऑप्शन में ध्यान रखना है लैटिन भी हो सकता है, क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको लैटिन भाषा में भी स्वीकार किया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लैटिन और यूनानी भले ही दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए, आपको यूनानी भाषा को सेलेक्ट करना है। परंतु अगर यूनानी ऑप्शन में नहीं हो तो लैटिन को सही माना जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। तो वापस से जान लें, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा से, ग्रीक भाषा से। और कौन से 2 शब्द? साइके और लॉगस। और अर्थ क्या बनेगा? आत्मा का विज्ञान और आत्मा का अध्ययन। यह था हमारा पहला प्रश्न। आइए अब बात करें दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, मनोविज्ञान का यानी साइकोलॉजी का व्यापक अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का व्यापक अर्थ, नंबर 1 आत्मा का अध्ययन, नंबर 2 मन का अध्ययन, नंबर 3 चेतना का अध्ययन, नंबर 4 व्यवहार का अध्ययन। जल्दी से इसका उत्तर दें, कुछ ही सेकंडों में इसके उत्तर आ जाने चाहिए। और अब मैं बता दूं, मनोविज्ञान का व्यापक अर्थ है व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि आप जानते हो कि वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया गया है। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। यह ध्यान रखें, शब्दों पे ध्यान देना है। यहां पर 2 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न यह भी हो सकता है कि मनोविज्ञान का संकीर्ण अर्थ क्या है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान का संकीर्ण अर्थ क्या है या मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, शब्दों पे ध्यान देना है। संकीर्ण या शाब्दिक अर्थ आ जाए जब तो आप कहेंगे यह आत्मा का अध्ययन है। लेकिन जब भी इस तरह का शब्द आ जाए व्यापक अर्थ बताइए, या इस तरह का शब्द आ जाए वास्तविक अर्थ बताइए,
तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का व्यापक और वास्तविक अर्थ क्या बनेगा? व्यवहार का विज्ञान। क्योंकि आप जानते हो कि वर्तमान में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान घोषित किया है? व्यवहार का विज्ञान घोषित किया है। तो मनोविज्ञान का व्यापक अर्थ क्या बना? मनोविज्ञान का व्यापक अर्थ बना व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर नजर आ रहा है। प्रश्न है कि सर्वप्रथम निर्देशन प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? प्रश्न वापस से सुने। सर्वप्रथम निर्देशन प्रयोगशाला। निर्देशन प्रयोगशाला से हमारा अभिप्राय क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि इसका अर्थ है निर्देशन एवं परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, क्या विलियम वुंट? ऑप्शन बी, क्या विलियम जेम्स? ऑप्शन सी, क्या फ्रांसिस गाल्टन? या ऑप्शन डी, स्टैनले हॉल? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। सर्वप्रथम निर्देशन प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? अब जरा सही जवाब भी सुन लें। इसका सही जवाब होगा निर्देशन प्रयोगशाला का संस्थापक है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। आप जानते हैं कि बात है 1875 ये अमेरिकी मनोविज्ञानी विलियम जेम्स के द्वारा 1875 में अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है हार्वर्ड, और इस हार्वर्ड शहर में प्रथम निर्देशन एवं परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना की गई। तो प्रथम निर्देशन एवं परामर्श मनोविज्ञान प्रयोगशाला, और इस लैब में, इस प्रयोगशाला में विलियम जेम्स ने बालकों को सर्वप्रथम निर्देशन और परामर्श देने का कार्य किया। और इसलिए आप जानते हैं निर्देशन एवं परामर्श मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो आप कहेंगे इसका जवाब है विलियम जेम्स। तो सर्वप्रथम निर्देशन प्रयोगशाला विलियम जेम्स ने स्थापित की, 1875 में स्थापित की, और अमेरिका के हार्वर्ड शहर में स्थापित की। और इसीलिए विलियम जेम्स को निर्देशन एवं परामर्श मनोविज्ञान का पिता या जनक स्वीकार किया जाता है। शब्दों पे ध्यान देना है। निर्देशन प्रयोगशाला। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला। देखिए केवल शब्द है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब और कहां स्थापित की गई? प्रथम निर्देशन प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न आया है। क्या ऑप्शन ए 1889 लिप्जिंग शहर में, या 1879 लिप्जिंग शहर में, या 1875 हार्वर्ड में, या 1884 हॉपकिंस अमेरिका में? तो जल्दी से इसका उत्तर बताएं। बहुत सामान्य सा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को उत्तर सारे विद्यार्थी बिल्कुल सही से देंगे और फटाक से देंगे। तो सही जवाब बनेगा 1879 जर्मनी के लिप्जिंग या लाइप्जिग शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। और प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करने का श्रेय है जर्मनी के मनोविज्ञानी विलियम वुंट या विल्हेम वुंट। आप जानते हैं कि 1879 में जर्मनी का शहर है लिप्जिग, और इसे लाइप्जिग भी कहते हैं। इसमें प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, और यहां पर जानवरों और मनुष्यों पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने प्रारंभ किए। और ध्यान रखें मित्रों, यह प्रयोगशाला वर्तमान में भी है, और वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स मनोविज्ञान प्रयोगशाला। तो इसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स के नाम पर मार्क्स मनोविज्ञान प्रयोगशाला नाम दिया गया है। तो आप देखिए एक शब्द बदलते ही आपका उत्तर बदल जाता है। निर्देशन प्रयोगशाला तो आंसर कुछ और हो गया, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला तो उत्तर कुछ और बन गया। तो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां स्थापित हुई? 1879 जर्मनी के लिप्जिग शहर में। किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स मनोविज्ञान प्रयोगशाला। कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न यह कहता है कि किस मनोविज्ञानी ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मनोविज्ञानी ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा? ऑप्शन ए पिल्सबरी, ऑप्शन बी
मैकडोगल, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी स्किनर। जल्दी से इसका जवाब बताएं। सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान किस मनोविज्ञानी ने कहा? सही जवाब भी जान ले। अब इसका सही जवाब बनेगा पिल्सबरी, अमेरिकी मनोविज्ञानी पिल्सबरी। देखिए चारों ही मनोविज्ञानी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, चाहे वो पिल्सबरी है, मैकडोगल है, वॉटसन है या स्किनर है, ये सारे के सारे व्यवहारवादी विचारक है और ये सारे ही मनोविज्ञानी बात स्वीकार करते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। परंतु प्रश्न क्या पूछा कि सर्वप्रथम किसने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा? तो आपका जवाब होगा 1911 में। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके। 1911 में अमेरिकी मनोविज्ञानी पिल्सबरी ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या नाम दिया? व्यवहार का विज्ञान नाम दिया। पिल्सबरी की दो पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण रही है मित्रों। एक पुस्तक का नाम था मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास, और एक पुस्तक थी जिसका नाम था मनोविज्ञान के मूल तत्व, मनोविज्ञान के मूल तत्व। और इन पुस्तकों में खास करके ये जो पुस्तक है मनोविज्ञान के मूल तत्व 1911 में प्रकाशित हुई, और इस पुस्तक में पिल्सबरी पहला मनोविज्ञानी था जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। और कालांतर में इन सारे मनोवैज्ञानिकों ने, मैकडोगल ने, वॉटसन ने और स्किनर ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया। तो किस मनोविज्ञानी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले कहा? जवाब होगा पिल्सबरी। कहां का? अमेरिका का। कब कहा? 1911 में कहा। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, वह मनोविज्ञानी जिसे शाब्दिक व्यवहारवादी, फर्स्ट ग्रेड में आया है ये सवाल, वह मनोविज्ञानी जिसे शाब्दिक व्यवहारवादी या रेडिकल व्यवहारवादी कहा जाता है। शाब्दिक या रेडिकल व्यवहारवादी। ऑप्शन है वॉटसन, मैकडोगल, स्किनर और थॉर्नडाइक। जल्दी से जवाब दें, रेडिकल व्यवहारवादी या शाब्दिक व्यवहारवादी। रेडिकल या शाब्दिक फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है प्रश्न, सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न आ चुका है। तो सही जवाब है इसका, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है स्किनर। स्किनर को शाब्दिक व्यवहारवादी या रेडिकल व्यवहारवादी कहा जाता है। आप जानते हो अमेरिकी मनोविज्ञानी स्किनर, और स्किनर की एक बुक आई थी, किताब आई जिसका नाम था वर्बल बिहेवियर, शाब्दिक व्यवहारवाद, और इसी पुस्तक के आधार पर इसको शाब्दिक व्यवहारवादी कहा गया। स्किनर वो विचारक था जिसने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद में सर्वप्रथम एक बात कही। इसने यह कहा कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय अनुभूति का या मानवीय अनुभवों का विज्ञान है, और व्यवहार को शब्दों में ढालने का काम, मानव व्यवहार को सर्वप्रथम शाब्दिक स्वरूप देने का काम स्किनर ने किया, और इसीलिए स्किनर को कहा जाता है शाब्दिक व्यवहारवादी। इसे कहा जाता है वर्बल बिहेवियर, इसे कहा जाता है रेडिकल व्यवहारवादी, स्किनर को कहा जाता है परंपरागत व्यवहारवादी। तो ऐसा कोई भी शब्द आ जाए, परंपरागत व्यवहारवादी, शास्त्रीय व्यवहारवादी। देखिए परीक्षा में होता यह है कि आपको भ्रमित करने के लिए हिंदी में तरह तरह के शब्द दे दिए जाते हैं और इन सारे शब्दों के अर्थ एक ही समान बनते हैं। तो शास्त्रीय व्यवहारवादी, परंपरागत व्यवहारवादी, रेडिकल व्यवहारवादी, शाब्दिक व्यवहारवादी, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए तो उत्तर क्या होगा? स्किनर होगा। तो वह मनोविज्ञानी जो शाब्दिक या रेडिकल व्यवहारवादी कहलाता है स्किनर। अगला प्रश्न देखें, तो तैयार रहे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न यह कहता है, अमेरिकी मनोविज्ञानी वॉटसन के द्वारा व्यवहारवाद का जो सिद्धांत दिया गया वो कब दिया गया? यानी वॉटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत कब दिया? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1914। बहुत आसान लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कि अमेरिकी मनोविज्ञानी वॉटसन ने व्यवहारवाद का जो सिद्धांत दिया कब दिया? जल्दी से इसका उत्तर सोचें और बताएं। और अब मैं इसका उत्तर बता दूं, वर्ड्स है नंबर ए 1913। अमेरिकी मनोविज्ञानी वॉटसन ने
1913 में व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। आप जानते हो वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक। और इसने व्यवहारवाद का जो अपना सिद्धांत दिया 1913 में दिया। याद करो वॉटसन का व्यवहारवाद का सिद्धांत, जिसमें यह मनुष्य के व्यवहार को एक सूत्र में प्रकट करता है, R = FSO। R = FSO। R यानी रेस्पॉन्स, अनुक्रिया, F यानी फंक्शन यानी कार्य, S यानी स्टिम्युलस, उद्दीपन या उद्दीपक, उत्तेजक, और O यानी ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी या व्यक्ति। तो क्या कहता है कि हर व्यक्ति का व्यवहार किस पर निर्भर करता है? वातावरण से प्राप्त उद्दीपन और इसके प्रति किया गया कार्य, यानी F और S दोनों गुणा होते हैं और इनके गुणन से, इनकी अंतःक्रिया से व्यवहार यानी R का निर्माण होता है। तो इस प्रकार 1913 में वॉटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया और इसीलिए वॉटसन को व्यवहारवाद का पिता या व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखें 1913 में अमेरिकी मनोविज्ञानी वॉटसन ने यह सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह कहता है, वह मनोविज्ञानी जिसे प्रेरक संप्रदाय का जनक कहा जाता है, हॉर्मिक अप्रोच या प्रैग्मेटिज्म थ्योरी। तो वह मनोविज्ञानी जो प्रेरक संप्रदाय का जनक कहलाता है, ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी मैकडूगल। सारे के सारे लगभग मिलते जुलते से नाम है। तो सही जवाब जो प्रेरक संप्रदाय या प्रेरक उपागम का जनक कहलाता है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, अमेरिकी मनोविज्ञानी। और इसे हम कहते हैं प्रेरक संप्रदाय का पिता, इसे हम कहते हैं प्रयोजनवाद का जनक। प्रेरक उपागम का दूसरा नाम प्रयोजनवाद का जनक। तो प्रेरक उपागम या आप इसे यूं भी कह सकते हैं मूल प्रवृत्ति उपागम या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का जनक। देखिए सारे के सारे समानार्थक नाम है, ध्यान रखें। आप चाहें तो इसे प्रेरक संप्रदाय कह लें, प्रयोजनवाद कह दें, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कह दें, सबका अर्थ एक ही है, हॉर्मिक अप्रोच या प्रैग्मेटिज्म थ्योरी। और आप जानते हैं कि मैकडूगल वो विचारक था जिसने मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति या प्रेरक संप्रदाय दिया। याद करो मैकडूगल ये कहता है कि हर मनुष्य के अंदर 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और हर मनुष्य में ही 14 प्रकार के संवेग होते हैं। और हर मनुष्य में जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका जो विकास होता है, उसकी आदतें और जो आवश्यकताएं निर्धारित होती है, वो इन 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों और 14 प्रकार के संवेगों से निर्मित होती है। और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं प्रेरक संप्रदाय या प्रयोजनवाद। शब्दों पे ध्यान रखना है, प्रेरक, प्रयोजनवाद या मूल प्रवृत्ति। इंग्लिश में इसे कहते हैं हॉर्मिक अप्रोच या प्रैग्मेटिज्म थ्योरी। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? मैकडूगल। देखिए मैकडूगल के इसी सिद्धांत को गिलफोर्ड ने भी स्वीकार किया है। इसी प्रकार का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत ब्रिक्स ने भी दिया है। तो ध्यान रखिए लगभग मिलते जुलते नाम बनते हैं, पर सही जवाब होगा मैकडूगल। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों के संबंध में असंगत कूट। देखिए पूछा क्या है, सबसे पहले तो उसको अंडरलाइन करना है आपको। असंगत यानी गलत कूट का आपको चयन करना है। आपके सामने एक तरफ तो देखिए सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इस सिद्धांत से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं। आपको इन सिद्धांतों को और इन मनोवैज्ञानिकों को पढ़कर यह पता लगाना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा कूट असंगत है। तो एक तरफ है सिद्धांत और दूसरी तरफ है मनोवैज्ञानिक। पहला सिद्धांत है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, और सामने इससे जुड़ा हुआ विचारक है विलियम जेम्स। दूसरा है संरचनावाद और इससे जुड़ा हुआ विचारक है विलियम वुंट स्ट्रक्चरलिज्म। तीसरा है प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, मैकडूगल। और चौथा है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, और इसके सामने दिया हुआ है विकल्प जेम्स सल्ली। तो एक तरफ मनोविज्ञान की एक अवधारणा और दूसरी तरफ उससे जुड़ा हुआ विचारक, और आपको पता लगाना है असंगत कूट। तो असंगत कूट बताएं जल्दी से। सिद्धांत उससे जुड़े हुए प्रतिपादक और असंगत कूट।
अब इसका सही जवाब भी सुन लें। सही जवाब है इसमें व्यवहारवाद और जेम्स सल्ली। ये जो जोड़ा आपको नजर आ रहा है, ये जोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, ये जोड़ा गलत है। अब जरा सारे के सारे जोड़ों की बात करें। सबसे पहला सिद्धांत आपने पढ़ा प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, और इससे जुड़े हुए विचारक है विलियम जेम्स, और आप जानते हैं जॉन डीवी भी। विलियम जेम्स और जॉन ड्यूवी, ये दोनों के दोनों मनोविज्ञान के प्रकार्यवादी अवधारणा से संबंधित है, जो मनोविज्ञान में मनुष्य के जो भी व्यवहार की उत्पत्ति हो रही है उसमें चेतना और चेतना में दैहिक विज्ञान के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। तो प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म और इससे जुड़े हुए विचारक विलियम जेम्स और जॉन ड्यूवी, बिल्कुल सही जोड़ा ये। दूसरा है संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म, इसका जोड़ा भी बिल्कुल सही है, विलियम वुंट और इसके साथ टिचनर, ये दोनों के दोनों संरचनावादी अवधारणा को स्वीकार करते हैं। और याद करो, टिचनर ने 1892 में अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में इस संरचनावादी पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया। तो संरचनावाद को देने का काम विलियम वुंट ने किया, और संरचनावाद का जनक कौन बन जाएगा? टिचनर। प्रयोजनवाद और प्रयोजनवाद का जनक या प्रतिपादक मैकडूगल, बिल्कुल सही है। प्रयोजनवाद, प्रेरक संप्रदाय, मूल प्रवृत्ति उपागम, मैकडूगल। और व्यवहारवाद, आप जानते हैं कि व्यवहारवाद की अवधारणा जुड़ी हुई है वॉटसन के साथ में, और अगर वॉटसन ऑप्शन में नहीं हो तो स्किनर भी हो सकता है फिर। तो वॉटसन और स्किनर व्यवहारवादी है, तो जेम्स सल्ली का व्यवहारवाद से लेना देना नहीं है, यह गलत है, क्योंकि आप जानते हैं जेम्स सल्ली मनोविज्ञान में चेतनावादी अवधारणा का समर्थक रहा है। तो इसमें असंगत कूट कौन सा बना? व्यवहारवाद, जेम्स सल्ली। हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन से सही है। जो भी जोड़े सही बनते हैं उनको अलग हटा लें, और फिर जहां डाउट होता है उन पे विचार करें और उसमें से एक सही उत्तर को चयन करने का प्रयास करें। तो ये हो गया अगला प्रश्न। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। एक कथन दिया हुआ है आपको, ये कथन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका है? प्रश्नों को पढ़ें, क्योंकि काफी कंफ्यूजन, भ्रम पैदा करने वाला कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन किसका है? क्या यह कथन स्किनर का है? क्या यह प्रोफेसर पील का कथन है? क्या यह भारतीय विचारक बीएन झा का कथन है, या यह वॉटसन का कथन है? कथन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जल्दी से इसका उत्तर सोचें और बताएं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अब उत्तर मैं बता दूं, इसका सही जवाब होगा स्किनर। यह कथन स्किनर का है। स्किनर मनोविज्ञान की परिभाषा में यह कथन देते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। वास्तव में मनोविज्ञान शिक्षा को बल प्रदान करता है, मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है, और इसलिए स्किनर यह कहते हैं कि मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षा अधूरी है, एकांकी है। तो ये कथन किसका है? ये स्किनर का है। देखिए प्रश्न क्यों आया है, क्योंकि इसी प्रकार का कथन एक प्रोफेसर पील का भी है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। प्रोफेसर पील क्या कहते हैं? प्रोफेसर पील कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। देखिए बहुत नजदीकी कथन ये भी, पर प्रोफेसर पील ने इस तरह का कथन दिया है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, और आपसे प्रश्न पूछा है मनोविज्ञान के लिए ऐसा किसने कहा। इसका अर्थ हुआ कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है स्किनर का, और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ऐसा कथन है प्रोफेसर पील का। बीएन झा ने भी इसी प्रकार का एक कथन दिया है। झा ये कहते हैं कि शिक्षा पूर्ण रूप से मनोविज्ञान की दया और मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर करती है, ऐसा कथन दिया है बीएन झा ने। और वॉटसन का कथन तो आप जानते ही हैं। वॉटसन ये कहता है कि मनोविज्ञान सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो देखिए परीक्षा में इस तरह का एक प्रश्न जरूर आता है, कथन या परिभाषा से जुड़ा हुआ, तो हमेशा ध्यान रखें कथन या परिभाषा को रटना नहीं है, केवल समझने का प्रयास करना है कि कौन विचारक क्या कहता है। तो इसका सही जवाब क्या बना? स्किनर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न भारत के संदर्भ में है, भारत के मनोविज्ञान में है। भारत में मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाता है? देखो प्रश्न है भारत में मनोविज्ञान का जनक। ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस,
और ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता और यानी NN सेनगुप्ता, नंबर 3 दुर्गानंद सिन्हा और नंबर 4 चंद्रमोहन भाटिया। 4 बहुत बड़े भारतीय विचारक। और आपसे पूछा है भारत में मनोविज्ञान का जनक, तो इसका उत्तर अधिकांश बच्चे बिल्कुल सही देंगे क्योंकि अधिकांश लोग जानते हैं। पर ध्यान रखना भारत में पूछा है तो भारत में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। और क्यों माने जाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोफेसर NN सेनगुप्ता ने 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान विभाग स्थापित किया था। तो मनोविज्ञान का पहला विभाग। और उसके बाद 1916 में नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता ने कलकत्ता में ही भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो इसका सीधा सा अर्थ यह बना कि भारत में मनोविज्ञान को स्थापित और प्रारंभ करने का कार्य किसने किया? नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। 1915 मनोविज्ञान विभाग, 1916 प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला। कहां पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो इसलिए भारत में मनोविज्ञान का जनक कौन? नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। ये गिरीन्द्र शेखर बोस को भी जान लें, ये भी कलकत्ता के मनोवैज्ञानिक रहे हैं। और आप जानते हैं इन्होंने भारत में मनोविज्ञान की एक संस्था स्थापित की जिसका नाम था इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन। नाम वापस दोहराऊं, इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन। और ये संस्था किसने बनाई? गिरीन्द्र शेखर बोस ने। दुर्गानंद सिन्हा, इन्हें भी जान लें, इन्होंने भारत में मनोविज्ञान के विकास के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और इसमें मनोविज्ञान के विकास को 4 भागों में दर्शाया इन्होंने। चंद्रमोहन भाटिया, CM भाटिया, आप लोग भली भांति परिचित हैं। बालकों में बुद्धि का परीक्षण करने के लिए इन्होंने एक टेस्ट दिया है जो भाटिया बैटरी टेस्ट या भाटिया क्रियात्मक परीक्षण कहलाता है। भाटिया क्रियात्मक परीक्षण चंद्रमोहन भाटिया द्वारा बुद्धि के मापन हेतु दिया गया परीक्षण है। इसमें 5 प्रकार के परीक्षण करके बालक की बुद्धि और मानसिक योग्यता का पता लगाया जाता है। तो वापस जाने, भारत में मनोविज्ञान का जनक कौन बना? NN सेनगुप्ता, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। अगले प्रश्न पे आ जाए। अगला प्रश्न मनोविज्ञान है। देखिए मनोविज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति और विशेषता पूछी है। नंबर 1, क्या यह व्यवहार का अध्ययन है? नंबर 2, क्या यह शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन है? नंबर 3, क्या यह मानव व्यवहार का अध्ययन है? नंबर डी, सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। देखो बहुत नजदीकी और लगभग मिलते जुलते ऑप्शन है आपके सामने। मनोविज्ञान क्या है? क्या यह व्यवहार का विज्ञान है, शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन है, मानव व्यवहार का अध्ययन है, सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है? सारे के सारे लगभग मिलते जुलते नजदीकी ऑप्शन। तो सही जवाब क्या बनेगा इसमें? तो आइए एक एक ऑप्शन की चर्चा करें। मनोविज्ञान क्या है? पहला ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन, बिल्कुल ठीक। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञान शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन है, तो आप कहेंगे ये ऑप्शन थोड़ा डावाडोल है क्योंकि शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत बैठता है। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करो कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, आप कहोगे हाँ मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। लेकिन जब आप चौथे ऑप्शन में आते हो तो आप कहोगे ये है सर्वश्रेष्ठ जवाब। क्या है मनोविज्ञान? सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार का विज्ञान। हालांकि पहले और तीसरे ऑप्शन भी ठीक है, पर इनकी बजाय जो सबसे बढ़िया और सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा वो होगा कि मनोविज्ञान क्या है? सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार का विज्ञान। और ऐसा कहने का काम किया है वॉटसन ने। तो ध्यान रखें, इस तरह का जब भी कोई प्रश्न आ जाए, लगभग मिलते जुलते ऑप्शन आ जाए या आपको लगे कि एक से ज्यादा उत्तर सही हो रहे हैं, तो यहां ध्यान रखना है कौन सा उत्तर ज्यादा सही बैठता है, ज्यादा सटीक बैठता है, उसको आपको सही मानना है। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करना। और सभी जीवित प्राणियों में ध्यान रखना है मनुष्य भी आ जाते हैं और पशु प्राणी भी इसमें शामिल है। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। यहां पर एक कथन दिया गया है, ध्यान रखें, और कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए और बताइए किसको क्या बनाऊं।
कथन बाकी का पूरा मैं बोल के कर दूं, बताइए किसको क्या बनाऊं, चोर, वकील या जज। बड़ा महत्वपूर्ण कथन मनोविज्ञान का। ऑप्शन देखें, क्या ये स्किनर का कथन है, क्या ये वुडवर्थ का कथन है, क्या ये मैकडूगल का कथन है, या ये वॉटसन का कथन है। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है और आप में से अधिकांश बालक इस कथन को जानते हैं, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो सही जवाब है, ये कथन दिया है अमेरिकी विचारक, अमेरिकी मनोविज्ञानी वॉटसन ने। तो सही जवाब वॉटसन का। अब इससे जुड़ी हुई बात भी जान लें। आप जानते हैं कि 1925 में 1925 में अमेरिकी मनोविज्ञानी वॉटसन ने एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत क्या कहलाया, 1 दर्जन बच्चों का सिद्धांत। देखिए सिद्धांत का नाम है 1 दर्जन बच्चों का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में 1 डजन थ्योरी में वॉटसन ये कहते हैं कि बालक के विकास में उसके वंशानुक्रम का कोई योगदान नहीं है। तो विकास में किसका योगदान, विकास में योगदान है वातावरण का। इसका मतलब वॉटसन ये कहते हैं कि आप किसी भी वंशावली के कोई भी बच्चे मुझे लाकर दे दीजिए, उनको वातावरण प्रदान करके जैसे चाहे बनाया जा सकता है, जैसे चाहे ढाला जा सकता है। तो कथन वापस सुने, मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, बताइए क्या बनाऊं, किसको, चोर, वकील या जज। ये कहना है वॉटसन का। 1925 का ये कथन है और सिद्धांत का नाम है 1 दर्जन बच्चों का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में वॉटसन ने वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण को बालक के विकास में ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो आपसे पूछे वह मनोविज्ञानी जो वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर अधिक बल देता है, तो जवाब क्या होगा, वॉटसन। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और इससे जुड़ी हुई कुछ और अवधारणाएं हमने पढ़ी और जानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न ये कहता है, यहां पे भी आपके सामने एक कथन है और यह कथन मनोविज्ञान की संपूर्ण विकास यात्रा को प्रकट कर रहा है। कथन क्या कहता है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा खोई, फिर मन को त्यागा, तत्पश्चात चेतना खोई और अब वह व्यवहार को अपनाए हुए है। तो मनोविज्ञान की संपूर्ण विकास यात्रा को एक कथन में प्रकट किया है, किसने? ऑप्शन है आपके सामने, क्या ये वुडवर्थ का कथन है, क्या ये कार्ल रॉजर्स का कथन है, क्या ये क्रो एंड क्रो ने कहा है, या क्या ये कथन बोरिंग और लैंगफील्ड का है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। बड़ा महत्वपूर्ण कथन, आप में से अधिकांश बच्चों ने इस कथन को सुना है और कहीं का इस कथन को जरूर पढ़ा है। जल्दी से इसका उत्तर दें और मैं इसका उत्तर बता दूं आपको। इसका सही जवाब होगा, यह कथन है वुडवर्थ का। देखिए मनोविज्ञान सर्वप्रथम जब उत्पन्न हुआ तो यह आत्मा के रूप में उत्पन्न हुआ, लगभग 16वीं शताब्दी तक आत्मा के रूप में रहा। तत्पश्चात आत्मा की अवधारणा का खंडन हो गया और पोम्पोनोजी ने इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। तत्पश्चात विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने इसे चेतना का विज्ञान कहा और कालांतर में वॉटसन और स्किनर ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। और इसी मनोविज्ञान की संपूर्ण विकास यात्रा को वुडवर्थ ने कथन के रूप में प्रकट किया है। कथन क्या कहते हैं वुडवर्थ, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा खोई, यानी अब मनोविज्ञान आत्मा नहीं है, फिर मन को त्यागा, यानी अब ये मन भी नहीं है, फिर चेतना खोई, यानी अब चेतना को भी नहीं मानता है, अब ये किसको अपनाए हुए है, व्यवहार को अपनाए हुए। इसका मतलब अब मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा कहना है वुडवर्थ का। तो कथन बना वुडवर्थ का। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपको असंगत कथन छांटना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है और दूसरी तरफ इससे जुड़ी हुई स्थापित होने वाली संस्था। तो वर्ष और संस्था, और इसमें आपको छांटना है असंगत कथन। ऑप्शन नंबर ए 1892 अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्थापित हुआ क्या? दूसरा है 1883 अमेरिकन मनोविज्ञान प्रयोगशाला। तीसरा कथन है 1893 लंदन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और चौथा ऑप्शन है 1925 इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 वर्ष और स्थापित होने वाली संस्थाएं। आपको बताना है कौन सा कूट असंगत है, यानी गलत कौन सा है। अंडरलाइन तो सबसे पहले करें असंगत कथन और जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन गलत है। चलो चर्चा करें।
आइए सबसे पहला ऑप्शन देखें, 1892। क्या 1892 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्थापित हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल स्थापित हुआ, और इसको स्थापित करने का काम किया अमेरिकी मनोविज्ञानी स्टैनले हॉल ने। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक, 1892 अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्थापित हुआ। दूसरा कथन 1883 अमेरिकन मनोविज्ञान प्रयोगशाला या अमेरिकन साइकोलॉजिकल लैब स्थापित हुई, बिल्कुल ठीक है। और इसको स्थापित करने में किसका योगदान? स्टैनले हॉल का। और कहां इसको स्थापित किया? अमेरिका के हॉपकिंस शहर में। तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक बैठता है। तीसरा कथन है 1893 लंदन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, बिल्कुल ठीक, सही जवाब है ये भी। और आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश विचारक है जेम्स सल्ली के द्वारा संस्था स्थापित हुई 1893 में, जिसका नाम था लंदन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसका मतलब ए बी सी तीनों कथन बिल्कुल ठीक है। आइए चौथे कथन पर, 1925 क्या इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्थापित हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ष गलत है। तो कब स्थापित हुआ? 1924 में। 1924 में भारतीय मनोविज्ञान संघ की स्थापना हुई। तो इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कब स्थापित? 1924 के अंदर। और नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, गिरीन्द्र शेखर बोस, इन सबके समन्वित प्रयासों से बनी है। तो चौथा ऑप्शन डी गलत है, ये असंगत कूट है। अगले प्रश्न पे चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न यह कहता है कि मनुष्यों पर और प्राणियों पर प्रयोग करने वाला पहला मनोविज्ञानी कौन था? यानी वह मनोविज्ञानी जिसने सर्वप्रथम जानवर और मनुष्यों पर प्रयोग किए। बहुत आसान सवाल, क्या वो गाल्टन है, क्या वो एडलर है, क्या वो विलियम वुंट है, या वो टिचनर है? मनुष्यों और प्राणियों पर प्रयोग करने वाला पहला मनोविज्ञानी कौन? आकलन करें अपना। क्या गाल्टन, एडलर, विलियम वुंट और टिचनर? अब इसका सही उत्तर भी जान लें। इसका सही उत्तर है, वो मनोविज्ञानी है विलियम वुंट। आप पढ़ चुके हैं इसी बात को कि जर्मनी का मनोविज्ञानी विलियम वुंट, और अभी आपने पढ़ा है किसने? जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। और इस प्रयोगशाला में ये सर्वप्रथम जानवर और मनुष्यों पर प्रयोग करने का काम करता है। और शायद इसीलिए आपसे पूछे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, तो जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा विलियम वुंट, क्योंकि इसने सर्वप्रथम जानवर और मनुष्यों पर प्रयोग किए। और याद करो, इसके प्रयोगों के आधार पर विलियम वुंट की लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक, क्या नाम था पुस्तक का? पुस्तक का नाम था लेक्चर्स अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल साइकोलॉजी। लेक्चर्स अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल साइकोलॉजी, यानी जानवरों और मनुष्यों के व्यवहार पर व्याख्यान। लेक्चर्स अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल साइकोलॉजी। इन सारे के सारे प्रयोगात्मक विवरणों के आधार पर विलियम वुंट की लिखी गई पुस्तक। तो वह मनोविज्ञानी जिसने जानवर और मनुष्यों पर सर्वप्रथम प्रयोग किए, कौन? विलियम वुंट। कब? लिपजिंग शहर से प्रारंभ किए, और पुस्तक का नाम लेक्चर्स अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल साइकोलॉजी। और इन्हीं प्रयोगों को आधुनिक बनाने का काम किया गाल्टन के द्वारा। तो आपसे पूछे वह विचारक जिसने जानवरों और मनुष्यों पर आधुनिक प्रयोग किए, तो आधुनिक प्रयोग करने वाला विचारक कौन? गाल्टन। तो सर्वप्रथम प्रयोग विलियम वुंट के द्वारा, आधुनिक प्रयोग गाल्टन के द्वारा। और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन? एडलर। तो इन्हीं प्रयोगों को आधुनिक करने का काम और व्यक्तिगत विभेदों का समग्र अध्ययन करने का काम किया गया एडलर के द्वारा। तो इसका सही जवाब बना विलियम वुंट। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न यह कहता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का उल्लेख किसने किया? सबसे पहले अंडरलाइन करें इस व्यवहार शब्द को, कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान तो है, ठीक है, पर यह व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो ऑप्शन देखो, क्या पिल्सबरी ने दिया, क्या मैकडूगल ने, क्या वॉटसन ने, या स्किनर ने? सर्वप्रथम व्यवहार शब्द किसने दिया? तो सही जवाब बना इसका मैकडूगल।
अमेरिकी मनोविज्ञानी विलियम मैकडूगल पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द दिया। अब यहां से देखो दो तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछे कि सर्वप्रथम यह व्यवहार शब्द किसने दिया, तो जवाब क्या बना? जवाब बना मैकडूगल ने। दूसरा प्रश्न क्या बना कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो सर्वप्रथम किसने कहा, तो आप कहेंगे सर्वप्रथम पिल्सबरी ने ऐसा कहा। और व्यवहारवाद का जनक कौन, व्यवहारवाद का जनक या व्यवहारवाद का पिता कौन, तो इसका जवाब होगा वॉटसन। तो देखो नजदीकी उत्तर बनते हैं यहां पर, तो सदैव ध्यान रखें जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए सबसे पहले शब्दों पर गौर करें कि पूछ क्या रहा है। तो फिर से सुने, सबसे पहले व्यवहार शब्द किसने दिया? मैकडूगल ने। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? पिल्सबरी ने। और व्यवहारवाद का जनक या व्यवहारवाद का पिता कौन? वॉटसन। तो क्या सही जवाब बना इसका? ऐसा कहने का काम किया विलियम मैकडूगल ने। अगला प्रश्न यह कहता है, बहुत आसान लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, कि किस वर्ष मनोविज्ञान को स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में मान्यता मिली? किस वर्ष स्वतंत्र और पृथक हुआ मनोविज्ञान? 1870, 1880, 1890 और 1920। आप जानते हैं कि मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र का एक अंग था, कब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, कब एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में मान्यता मिली, वो वर्ष आपको बताना है 1870, 1880, 1890, 1920। और इसका सही जवाब बनेगा 1870 में। सर्वप्रथम कहां से? अमेरिका में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में मान्यता मिली, और यहां से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाना प्रारंभ किया गया। तो कब यह पृथक हुआ? 1870 में। यह एक चीज और ध्यान रखें, इसी तरह का प्रश्न आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में मान्यता कब मिली। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए तो सही जवाब होगा 1920। तो 1920 में अमेरिका से ही शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में मान्यता मिल गई, यानी शिक्षा मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान से अलग हो गया। तो मनोविज्ञान स्वतंत्र और पृथक कब हुआ? 1870 में अमेरिका में। और शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र और पृथक कब हुआ? 1920 में अमेरिका से ही हुआ। तो ध्यान रखें, इस तरह के प्रश्नों में हमेशा पूछा क्या गया इसको जरूर ध्यान में रखना है आपको। तो इसका क्या जवाब बना? 1870। अगले प्रश्न पे ध्यान दें। अब अगला प्रश्न ये कहता है, थोड़ा विवादित प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन? यह प्रश्न बार बार स्टूडेंट पूछते हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें पढ़ते हैं यहां पर। तो मनोविज्ञान का आधुनिक जनक, अंडरलाइन करें, पूछा है आधुनिक जनक। क्या वो विलियम वुंट है? क्या वो विलियम जेम्स है? क्या वो प्लेटो है? क्या वो वॉटसन है? मनोविज्ञान का आधुनिक जनक। अब इसका उत्तर भी जान लें। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक माना गया है विलियम जेम्स। अमेरिकी मनोविज्ञानी विलियम जेम्स मनोविज्ञान का आधुनिक पिता या आधुनिक जनक कहलाता है क्योंकि इसने मनोविज्ञान को सर्वाधिक आधुनिक बनाने का काम किया। और इसकी पुस्तक आप भली भांति परिचित है। इसकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में लिखी गई इसकी पुस्तक। और इसकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है टॉक टू टीचर्स। और इन दोनों ही पुस्तकों में इसने मनोविज्ञान को आधुनिक स्वरूप दिया, मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया। और इन्हीं प्रयासों के कारण विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहा जाता है। अब देखिए आपके सामने जो चार ऑप्शन है, चारों ही भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम पैदा क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ विचारकों ने विलियम वुंट को भी मनोविज्ञान का आधुनिक जनक स्वीकार किया है।
इसलिए हम भिन्न भिन्न पुस्तकों में दोनों के नाम पढ़ते हैं। आप कहोगे कि आपने विलियम वुंट को भी पढ़ा है, अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, पर ध्यान रखें ये बात पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत का मनोविज्ञान अमेरिकी मनोविज्ञान से प्रभावित है और दुनिया की मनोविज्ञान की जो सबसे बड़ी संस्था है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का पिता स्वीकार करती है। तो ध्यान रखना है हमें भी विलियम जेम्स के पक्ष में ही रहना है। परंतु शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर ऑप्शन में विलियम जेम्स नहीं हो और ऑप्शन में विलियम वुंट मिल जाए तो फिर बेफिक्र निश्चिंत होकर विलियम वुंट के पक्ष में आइए, क्योंकि अगर विलियम जेम्स ऑप्शन में नहीं है तो विलियम वुंट आधुनिक पिता होगा। परंतु ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जो आपके सामने नजर आ रहा है जिसमें विलियम वुंट भी दिया हुआ है, जिसमें विलियम जेम्स भी दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको विलियम जेम्स को सही मानना है, यह ज्यादा सही और सटीक उत्तर होगा। तो आधुनिक मनोविज्ञान का पिता विलियम जेम्स। और अगर यही प्रश्न आ जाता कि मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक कौन, तो अगर प्रारंभिक जनक पूछ लेते तो आप कहते इसका प्रारंभिक जनक कौन होता? प्लेटो और अरस्तु, ये मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक है। और वॉटसन के लिए आप कहोगे वॉटसन मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक है, व्यवहारवाद का पिता है। इसका अर्थ हुआ मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक प्लेटो और अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। जेम्स ऑप्शन में नहीं हो तो विलियम वुंट। आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है कि मनोविज्ञान को माना जाता है, यानी मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति और इसकी विशेषता क्या है ये बताना है आपको। तो क्या है मनोविज्ञान? क्या मनोविज्ञान विधायन विज्ञान है? क्या मनोविज्ञान नियामक यानी नॉर्मेटिव साइंस है? क्या मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस है? और उपरोक्त सभी यानी बिल्कुल मनोविज्ञान सारे ही है। क्या है जल्दी से बताएं इसको। मनोविज्ञान क्या है? पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, या आप कहेंगे कि अप्लाइड साइंस, या सारे के सारे? तो सही जवाब क्या बना इसका? सही जवाब आप कहोगे कि मनोविज्ञान विधायन विज्ञान भी है, मनोविज्ञान नियामक विज्ञान भी है, मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है। इसका मतलब सही जवाब क्या बना? उपरोक्त सभी। तो ये नियामक, विधायन और अनुप्रयुक्त तीनों प्रकार के विज्ञानों में शामिल माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात की मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़े हुए कुछ प्रारंभिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये सारे के सारे वो प्रश्न हैं जो सामान्य मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं और मनोविज्ञान के अर्थ और मनोविज्ञान के विकास से संबंधित है, और भिन्न भिन्न परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज अपनी बात को यही समाप्त करें। अगली क्लास में फिर किसी एक नए विषय के साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पर मैं उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।